चलो आज हम उस बात पे बहस करें कि एक आदमी को निर्दोष किस तरीके से साबित किया जाएगा। एक आरोपी है, वो उसका केस का ट्रायल चालू है, तो उसको हम किस तरीके से किन किन पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उसको हम इंसाफ दिला सकते हैं और उसको केस से बाइज्जत बरी कर सकते हैं। ये कानूनी पहलू है। माना कि एक आदमी किसी चोरी की केस में बंद हो गया है और पुलिस ने उसके ऊपर चार्जशीट लगा दी है। पुलिस की चार्जशीट में रिकवरी पंचनामा में दिखाया गया है कि माल उसी आदमी से मिला हुआ है और वो आदमी फरियादी ने जिसके घर की चोरी हुई है, उसने अपने सामानों का लिस्ट पुलिस स्टेशन को दे दी है और पकड़ा हुआ आदमी जो है रिकवरी पंचनामे में 27 के पंचनामे में सारे माल को दिखाया जा रहा है कि इसी आदमी से ये माल रिकवर हुआ है और पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब मैटर ट्रायल पर आ गया है। ट्रायल पे मैटर चालू हो गया है। जब मैटर ट्रायल पे चालू हो गया है तो फरियादी को एग्जामिन किया गया। मैटर ट्रायल में फरियादी को एग्जामिन किया गया। मैटर ट्रायल में पंचों को एग्जामिन किया गया। ट्रायल में और भी विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। स्पॉट पंचनामा जो बना हुआ है उसको भी एग्जामिन किया गया। अब हम को सबसे बड़ी बात ये दिखाना है, हम डिफेंस के लॉयर हैं, हमको इस बात को गौर करना है और इस बात पे बहस करना है और इस बात को दिमाग में लेकर चलना है कि मेरा आदमी निर्दोष है, मेरे आदमी ने गुनाह नहीं किया है, मेरा आदमी जो है इसमें मुलविस नहीं है। और ये भी बात समझ में आना चाहिए जो चेयर पे बैठा हुआ जज है उसको भी इस बात को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि जिसके ऊपर केस डाला गया है वो निर्दोष है। इसको दोषी साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पक्ष की है, प्रोसिक्यूशन की है, पुलिस की है, सरकारी वकील की है, गवाहों की है। तो अब वो इस दिमाग में अगर वो जान के बैठा हुआ है जज कि नहीं ये तो चोरी ही है, तो बायस स्थिति में केस का ट्रायल अच्छी तरीके से नहीं होगा। लेकिन जज को वहाँ बैठे हुए जज को इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि पुलिस ने जिसको पकड़ के कोर्ट में ट्रायल के लिए पेश किया है वो आदमी बाइज्जत है, इज्जतदार है, उसने ये काम नहीं किया है। अब एग्जामिनेशन होने लगा, फरियादी का बयान हो गया, फरियादी ने सब कुछ बयान दे दिया। फरियादी ने चोर को चोरी करते हुए देखा नहीं है। फरियादी के घर का जितना सामान चोरी हुआ है उसकी उसने लिस्ट पुलिस स्टेशन को दे दी है। उस सामान में उसके घर चोरी हुई है, ये एडमिटेड फैक्ट है, लेकिन उस चोरी को हमारे ही क्लाइंट ने किया है, यही डिस्प्यूट ये बात जो है डिस्प्यूटेड है और ये हमारे क्लाइंट ने उसे के घर में चोरी किया है, ये बात जो है बिल्कुल डिस्प्यूटेड है। चोरी उसके घर हुई है, यह हम मानते हैं, लेकिन उस घर की चोरी में मेरे क्लाइंट का हाथ है, मेरे क्लाइंट के ज़रिए उसमें चोरी की गई है।
इसका कोई इस बात को मानना मुश्किल, इस बात को मानना ही नहीं चाहिए। अगर हम डिफेंस के लायक हैं तो हमने फरियादी ने बहुत बताया कोर्ट में, फरियादी ने ये बताया कोर्ट में कि हमारे घर में चोरी हो गई, ताला टूट गया, इतना इतना सामान चला गया। अब जब इतना इतना सामान चला गया और उसकी लिस्ट दे दी, तो हमने उससे ये पूछा सवाल में कि जो तुमने लिस्ट दिया था उसका कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है क्या, कोई ऐसा निशान जो कि तुम्हारे सामान पर फिक्स हो, तुम्हारे सामान पर दिखाई पड़े, वो ऐसा कोई निशान उस सामान पर है। अब वो उसकी लिस्ट में जो देखा गया तो नाम तो सारे आर्टिकल्स का लिखा हुआ है, लेकिन कोई स्पेसिफिक आइटम्स का निशान जो है कि ये इस निशान था इसलिए हम पहचान रहे हैं, ये इस ख़ास तौर से इसी निशान की वजह से बोल रहे हैं कि मेरा सामान है, वो उस पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर हमको उससे दूसरा सवाल ये करना चाहिए कि जो सामान तुम ये बता रहे हो तुम्हारा है, ऐसा सामान मार्केट में और भी अवेलेबल है, मार्केट में मिल सकता है, जाहिर हाल है उस तरीके का सामान मार्केट में अवेलेबल रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स उस पर नहीं है, उसका कोई उसके पर निशानात नहीं है उस चोरी के सामान के। दूसरा आया पंच, जब आ गया पंच ने कहा कि हमारे सामने बयान दिया, यहाँ से सामान मिला, यहाँ से सामान मिला, तो पंच से ये पूछना चाहिए कि तुमको वहाँ लेके जब गए थे जहाँ से सामान बता रहे हो कि रिकवर हुआ है, उसकी लोकेशन क्या थी। अगर पंच वहाँ तक गया है तो ही तो बता पाएगा, और नहीं गया है तो नहीं बता पाएगा। जिस घर से सामान मिला है वो कितने बाई कितने का था, वहाँ कौन कौन लोग थे, वहाँ और भी लोग रहे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि सामान यहाँ से रिकवर हो रहा है, आजू बाजू के लोग इकट्ठा हो गए होंगे, क्या आजू बाजू का भी स्टेटमेंट इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि नहीं रिकॉर्ड किया गया है। और तुम पुलिस स्टेशन में तुम्हारा आना जाना लगा रहता है, पुलिस स्टेशन में तुम पुलिस ऑफिसर से एकदम यूज्ड टू रहते हो, ऑफिसर से एकदम फ्रैंक रहते हो, जो ऑफिसर बोलता है वही करते हो, तुम्हारा पुलिस स्टेशन से बहुत अच्छी दोस्ती है। और इसके नाते जो पुलिस ने बोला है वो तुम आज कोर्ट में बयान दे रहे हो, और तुम मौके पर गए ही नहीं, तुम मौके पर वहाँ गए ही नहीं। तुमको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, वहीं पर तुम्हारी साइन ली गई, वहीं पर तुम्हारी दस्तखत कर दी गई, सामान ये पुलिस वाले लेके आके पुलिस स्टेशन में रख दिए थे। आरोपी हमारा जो है जिसके ऊपर केस चल रहा है, ये तुम्हारे साथ सामान दिखाने के लिए गया ही नहीं। और दूसरा सवाल ये है कि तुम कितने बजे वहाँ से निकले, अगर वो आप पुलिस स्टेशन से कितने बजे निकले हो, पुलिस स्टेशन से जब निकले तुम्हारे साथ कौन कौन लोग थे। तो पुलिस स्टेशन में निकले तो आरोपी किधर बैठा हुआ था, आरोपी आगे बैठा था कि आरोपी पीछे बैठा था, तो ये सब सवालात उससे हमको लेना पड़ेगा। और जब वहाँ पहुँचे तो कितना टाइम लगा तुमको पंचनामा करने में, एक एक सामान जो तुमको बताया जा रहा है तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, तुम उसको पहचान सकते हो क्या, उस पर जो सामान तुमसे रिकवर हुआ है तुम्हारे सामने बता रहे हो उस पर कुछ निशानात थे क्या, जो निशानात उस पर रहे थे तो उसका जिक्र तुम्हारे पंचनामे में नहीं है। ये सब सवालात उस पंच से हमको लेना पड़ेगा। और इसके बाद ये सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है। और अगर वो ये कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन से मेरा आना जाना है, पुलिस वाला मेरा दोस्त है और मैंने अभी तक कम से कम 2500 पंचनामों में सिग्नेचर किया है, तो वो हैबिचुअल पंच मान लिया जाएगा। उसका विटनेस, उसका स्टेटमेंट जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाएगा, और इसलिए केस जो है वो क्रैक हो जाएगा। और आपका आदमी जो है बाइज्जत उस केस से जब आप बहस करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये रखे जाएंगे कि आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इंडिपेंडेंट विटनेस इसके अंदर नहीं है।
जहाँ रिकवरी हुई है वहाँ के आजू बाजू का किसी का स्टेटमेंट नहीं है, और ये पंच जो है विजुअल पंच है। इन सब बातों को रख करके हम कोर्ट से अपने आदमी को बाइज्जत बरी करा सकते हैं, और इन सब बातों को ट्रायल के बीच में रखना चाहिए, और कोर्ट को भी इस बात को कोर्ट का रुझान भी इस बात पर लेके आना चाहिए कि हमारा आदमी निर्दोष है, हमारे आदमी से कोई प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुई है। ये जो आदमी बता रहा है प्रॉपर्टी रिकवर करने गया था, ये पुलिस का पेट पंच है, और इसने बराबर ये नहीं बताया है कि कितने बजे गया था, ये नहीं बताया है कि कहाँ पे उस घर की लोकेशन क्या थी, इसने ये नहीं बताया है कि प्रॉपर्टी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क था, इसने ये नहीं बताया है। और इससे जब पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है, तो इसने कहा कि हाँ ये प्रॉपर्टी इसी तरीके की प्रॉपर्टी मार्केट में मिलती है। तो पुलिस ने इसको गलत तरीके से इस केस में फिक्स कर दिया है। तो इन सब बातों को बहस करके, इन सब बातों पर तबसरा करके, इन सब बातों को आर्गूमेंट में ला करके हम अपने आरोपी को बाइज्जत बरी कर सकते हैं। और ट्रायल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है केस का, और हर उस वकील को जिसको ट्रायल आता है, समझ लीजिए वो सबसे बड़ा वकील है, सबसे बड़ा जानकार है, और सबसे बड़ा कानून का जानकार है, और जो और हर तरीके से अपने क्लाइंट को, एक वकील को हिफाजत करने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, अगर वो दोषी है तो ज़ाहिर हाल है उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन हम ये मान के चले कि मेरा क्लाइंट दोषी है, ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये इस बात को बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए कि मेरा क्लाइंट दोषी है। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ सारे अधिवक्तागण का, सारे कानूनी नुमाइंदों का को इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि हमको बड़ी ईमानदारी के साथ अपने केस को लड़ना चाहिए। हमको इस बात पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि हमको इसमें इतना पैसा मिला है, इतना फ़ीस मिली है। अगर हमको 1 रुपया फ़ीस मिल रही है किसी में, तो हमको उसी तरीके से काम करना चाहिए जिसमें हमको लाख रुपया फ़ीस मिली है। उसी तरीके से अपने माइंड को लगाना चाहिए। हर केस में लगन से वकील को केस को चलाना चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि अपने क्लाइंट को वो अपने क्लाइंट को पुलिस की गिरफ्त से बचा सके, पुलिस के केस से बचा सके। हाँ, अगर वो दोषी है और पुलिस ने प्रूफ कर दिया है वो बचने की स्थिति में नहीं है, तो वो ज़रूर से ज़रूर सज़ा पाएगा। लेकिन हमको पूरी ये कोशिश करना चाहिए कि हमारा क्लाइंट अपने केस से बाइज्जत बरी हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।